हेलो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम अगले टॉपिक की जो है हमारा कौन सा डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क फेज की बात करें तो आपको पता है इसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर यहाँ ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। अब ग्लूकोज का जब सिंथेसिस होता है तो इसके लिए मेन पाथवे जो है वो है C3 साइकिल या फिर इसी को केल्विन साइकिल कहा जाता है। बच्चों 3 स्टेप्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब बात क्या दी हुई है एनसीईआरटी में? सर क्रूशियल स्टेप है एंड क्रूशियल स्टेप फॉर कंटिन्यूटी ऑफ C3 साइकिल। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्रूशियल स्टेप पूछता है तो आप लगाएंगे कार्बोक्सिलेशन, अगर क्रूशियल स्टेप पूछता है फॉर कंटिन्यूटी तो आप लगाएंगे रीजनरेशन। अब हो क्या रहा है, एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जो है RuBP रिबुलोज बिसफॉस्फेट, बाहर से लेता है CO2, 6 कार्बन हो गए हैं और एंजाइम काम करता है रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है और स्लो एंजाइम है, इसीलिए ये जो होती है ये लाइट फेज से स्लो होता है। इसके बाद 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जो ब्रेक होता है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है 3 कार्बन का PGA, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एसिड को जब हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं इसे रिडक्शन कहा जाता है। तो पहला स्टेप एडिशन ऑफ CO2 कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन के बाद एक कार्बन फिक्स होता है CH2O की फॉर्म में और 5 कार्बन जो बचते हैं बच्चों वो RuMP बना लेते हैं और RuMP को वापस हम RuBP में कन्वर्ट करने के लिए ATP का यूज करते हैं। अब क्या क्या यूज हुआ सर? रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ, NADP पॉजिटिव, NADPH2 और ATP एनर्जी की फॉर्म में यूज हुआ। तो एनर्जी और NADPH2 खर्च हुआ। एक टर्न में आपको दिख रहा है कितना NADPH2 खर्च हो रहा है, यहाँ पर 2 और 3 ATP खर्च हो रहा है। तो आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, यानी इसके 6 टर्न्स लगेंगे तो हमारे पास यहाँ पर खर्चा जो होगा वो होगा 12 NADPH2 और 18 ATP का। चलिए, इसी तरह से एक और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है जिसे C4 पाथवे कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप का क्लोरोफिल मिलता है बच्चों, बाहर की तरफ मीजोफिल सेल में मीजोफिल क्लोरोफिल और अंदर की तरफ बंडल शीथ सेल में बंडल शीथ क्लोरोफिल। इसे क्रैन्स एनाटॉमी कहा जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप का है। यहाँ मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट छोटा है और ग्रेनल है, यानी कि PS1 PS2 दोनों मिलेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होगा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा और आपने रुबिस्को को यहाँ से हटा दिया ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। उसे कहाँ रख दिया है? बंडल शीथ में रख दिया है। चलिए, अब मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर प्रोसेस तो ये CO2 ले जाने का है कहां तक? बंडल शीट तक, जहां पर C3 साइकिल चलना है, चलेगा C3 साइकिल ही। लेकिन यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप्केज काम करेगा, बाहर से CO2 लिया, 3 + 1 4 हो गया। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। चलिए, इसके बाद यहाँ ये घूमकर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में अपनी CO2 रिलीज करेगा और पायरुविक एसिड की फॉर्म में वापस रिटर्न कर जाएगा, जिससे 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होंगे पर कार्बन। तो हमारे लिए ग्लूकोज में 6 कार्बन तो 12 ATP का एक्स्ट्रा खर्चा है। बाकी आपके पास C3 साइकिल चलेगा जिससे ग्लूकोज बनेगा, तो यहाँ पर टोटल खर्चा हो गया 12 + 18 जो होता है 30 ATP और NADPH2 का वही खर्चा है जो 12 पहले हो रहे थे C3 साइकिल में। तो ये आपके पास C3 और C4 साइकिल एग्जाम्पल्स याद कर लेना। सोरगम, मेज और शुगर केन C4 प्लांट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास साइकिल यहाँ पर C3 और C4।